हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे जिसका 5th चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि ग्रुप समकालिकता क्या होती है। अब इसी सेकंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6। सेकंड यूनिट है जिसमें साथ में इंक्लूड है 5th चैप्टर के साथ 6th चैप्टर कि विशिष्ट उपग्रुप तथा विभाग उपग्रुप। आपने ग्रुप पढ़ लिया है, उपग्रुप भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि विशिष्ट उपग्रुप क्या होता है और विभाग ग्रुप क्या होता है। ये सभी चीजें ग्रुप से ही रिलेटेड है। तो हमने ग्रुप का उपग्रुप पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि किसी ग्रुप का विशिष्ट उपग्रुप क्या होता है। तो देखिए, विशिष्ट या प्रसामान्य उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप को प्रसामान्य उपग्रुप भी बोलते हैं। तो विशिष्ट या प्रसामान्य उपग्रुप क्या होता है? किसी ग्रुप जी का उपग्रुप एन जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि एन जी इज इक्वल टू जी एन या फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ग्रुप जी को बिलोंग करे। ये क्या कह रहा है इस डेफिनेशन में? सबसे पहले आपकी क्या चीज है? किसी ग्रुप जी का उपग्रुप एन, कि मेरे पास कोई भी एक ग्रुप है जी और उसका एक ग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होने से पहले क्या होगा? वो उसका उपग्रुप होगा। तो ये जो एन है ये इस जी का क्या है? ग्रुप है। तो ये एन इस जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है अगर एन जी इज इक्वल टू जी एन, जहां ये स्मॉल जी ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो यानी किसी भी ग्रुप का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करने से पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि वो क्या हो, उस ग्रुप का पहले उपग्रुप हो। आगे बात समझ में? तो अगर एन मेरा ग्रुप जी का उपग्रुप है तब ये एन विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है अगर एन जी इज इक्वल टू में जी एन, जहां ये स्मॉल जी किसका एलिमेंट है? ग्रुप जी का एलिमेंट है। आगे बात समझ में? तो किसी भी सेट को विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करने से पहले उसे हमें पहले ये बताना होगा कि वो क्या होता है? एक उपग्रुप होता है। तो कोई भी विशिष्ट उपग्रुप का सबसे पहले उपग्रुप होगा तो वो उपग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट उपग्रुप होगा। आगे बात समझ में? ना दूसरी डेफिनेशन है इसी की, किसी ग्रुप जी का उपग्रुप एन जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता अगर फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी तथा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ग्रुप है जी जिसका उपग्रुप है एन, ये विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा कब? अगर मेरा इस ग्रुप जी का एक एलिमेंट है स्मॉल जी, तो प्रत्येक स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी के लिए और एन का एक एलिमेंट है एक्स, इस तरीके से हो कि जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। जहां ये जी इस ग्रुप जी का एलिमेंट होगा, चूंकि जी ग्रुप है तो इसके हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो जी इनवर्स भी किसका है? इस जी का प्रतिलोम है। ये भी किसका एलिमेंट है? जी का। और एक्स किसका एलिमेंट है? एन का। और ये किसको बिलोंग करना चाहिए? एन को बिलोंग करना चाहिए। तो ये एन क्या कहलाता है? जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। तो विशिष्ट उपग्रुप की दो डेफिनेशन है, एक तो ये है एन जी इज इक्वल टू जी एन, जहां ये जी ग्रुप जी का एलिमेंट होगा, और दूसरी डेफिनेशन है जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, जहां ये जी और जी इनवर्स जी का ही एलिमेंट है ग्रुप का और एक्स एन का एलिमेंट है। और किसी भी सेट को विशिष्ट उपग्रुप बताने से पहले वो क्या होता है? उस ग्रुप का उपग्रुप होता है। आगे में तो अगर एन मेरा जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो उसे हम इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब है कि एन क्या है? जी का विशिष्ट उपग्रुप है। क्लियर है? अब देखिए नोट है, विशिष्ट उपग्रुप को प्रसामान्य उपग्रुप, निश्चय उपग्रुप तथा स्वयं युग्मी उपग्रुप भी कहते हैं। कि जो विशिष्ट उपग्रुप है उसे क्या? प्रसामान्य उपग्रुप भी कहते हैं, निश्चय उपग्रुप भी कहते हैं और स्वयं युग्मी उपग्रुप भी कहते हैं। किसी भी नाम से पूछ सकते हैं आपको कि विशिष्ट उपग्रुप क्या होता है, प्रसामान्य उपग्रुप क्या होता है, निश्चय उपग्रुप क्या होता है, या स्वयं युग्मी उपग्रुप क्या होता है। ये चार नाम से डिफाइन है, तो इन्हीं से किसी भी नाम से आपको डिफिनेशन पूछ सकता है वो। सेकंड पॉइंट, किसी ग्रुप जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य होते हैं जो जी और ई हैं, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? ग्रुप जी के विषम विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। हमने उपग्रुप भी यही पढ़ा था। विशिष्ट उपग्रुप भी ये कहता है कि मेरे पास कोई भी ग्रुप हो उसके कम से कम दो तो विशिष्ट उपग्रुप होते ही होते हैं। एक तो वो खुद होता है ग्रुप और दूसरा होता है ई, जो कि तत्समक सेट अवयव होता है। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? विषम विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। और जी और ई के अलावा अगर कोई भी ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो उसे हम क्या कहते हैं? उचित विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। क्लियर है? तो एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी ग्रुप के दो विशिष्ट ग्रुप तो होते ही होते हैं। एक तो खुद ग्रुप होता है, दूसरा उसका तत्समक अवयव होता है ई, इन्हें विषम विशिष्ट ग्रुप कहते हैं। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी विशिष्ट ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? उचित विशिष्ट ग्रुप कहलाता है। नाउ सरल ग्रुप, देखिए सरल ग्रुप क्या होता है? यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित विशिष्ट ग्रुप विद्यमान ना हो तो वह सरल ग्रुप कहलाता है। ये क्या कह रहा है? अगर किसी भी ग्रुप का कोई भी
उचित विशिष्ट ग्रुप ना हो, यानी जी और ई के अलावा अगर किसी भी ग्रुप का कोई और विशिष्ट ग्रुप नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, सरल ग्रुप कहलाता है। उचित विशिष्ट ग्रुप तो क्या होता है, जी और ई के अलावा अगर कोई विशिष्ट ग्रुप होगा तो सरल ग्रुप यही कह रहा है कि किसी ग्रुप का कोई भी उचित विशिष्ट ग्रुप विद्यमान ना हो, यानी किसी भी ग्रुप का जी और ई के अलावा कोई और विशिष्ट ग्रुप नहीं होता है तो वह ग्रुप कैसा कहलाता है, सरल ग्रुप कहलाता है। नौ, अब थ्योरम से हमारी देखिए, सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी जिसकी संख्या ओ दी है का उपग्रुप एन विशिष्ट होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n और प्रत्येक g बिलोंग्स टू z के लिए g इनवर्स n g बिलोंग्स टू n, क्योंकि संख्या o है तो इस एलिमेंट के बीच में ये संख्या ऑपरेट की है। ये देखिए यदि और केवल यदि, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको यहाँ चीजें इंक्लूड की हुई होती है। क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक ग्रुप है g और इस ग्रुप जी का कोई भी उपग्रुप है n, ये n इस g का विशिष्ट उपग्रुप होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमें प्रूफ करना होगा कि जो मेरा n है वो क्या है, g का विशिष्ट उपग्रुप है। आइए बस में तो यदि और केवल एक दोनों तरफ से है कि अगर मेरे किसी भी ग्रुप जी का उपग्रुप n विशिष्ट उपग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है जहाँ स्मॉल n कैपिटल n को बिलोंग करेगा और g ग्रुप का एलिमेंट होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो यानी जो n है वो क्या होगा, g का विशिष्ट ग्रुप होगा। दोनों तरफ से कंडीशन है और ये दोनों तरफ से रिजल्ट भी है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो मेरा n है वो ग्रुप जी का क्या विशिष्ट ग्रुप है, तो मुझे ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। देखिए माना n ग्रुप जी का विशिष्ट ग्रुप है। अब हमने n को g का विशिष्ट ग्रुप मान लिया है तो फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N और फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g के लिए n अगर g का विशिष्ट ग्रुप है तो विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन लीजिए। सबसे पहले एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gn, जहां ये g किसका एलिमेंट है, ग्रुप g का एलिमेंट है। नाउ अब मैंने डिफाइन कर दिया एन जी बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां ये स्मॉल n है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का एलिमेंट है। आगे बात सुनने, तो किसके बराबर हो जाएगा, gn के बराबर होगा क्योंकि इसका एलिमेंट डिफाइन किया है मैंने। नाउ अब एन जी इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पे मैंने इसमें डिफाइन कर दिया कि एन जी इज इक्वल टू जी एन वन, जहाँ एन वन किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने n को g का विशिष्ट ग्रुप मान लिया तो विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी, जहाँ ये स्मॉल g किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप को बिलोंग करेगा। ठीक है, उसका एलिमेंट हो गया। अब मैंने इस कैपिटल N का एक एलिमेंट डिफाइन किया है जो कि क्या है, स्मॉल n है, जो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N को। ग्रुप विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन मेरी ये थी। नाउ स्मॉल n इसका एलिमेंट डिफाइन कर गया तो एन जी किसको बिलोंग कर गया, कैपिटल एन जी, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये इसके बराबर है जी एन वन। आगे बस में सो जी एन के, अब यहाँ पे मैंने इसको एन जी इसके बराबर है तो एन जी को मैंने डिफाइन कर दिया जी एन वन, जहां पर मेरा जो एन वन है वो भी किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का एलिमेंट है। क्लियर है ये चीज। नाउ अगर नॉर्मली एक बार सिंपली बात करूं तो आपकी ये डेफिनेशन थी जी एन, जहाँ जी एस का था मैंने डिफाइन कर दिया एन जी इज इक्वल टू जी एन, जी स्मॉल एन वन, जहाँ एन और कैपिटल एन का एलिमेंट है और एन और कैपिटल एन का एलिमेंट है। क्लियर है ना। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर जी इनवर्स से संक्रिया करा, जैसे जी इनवर्स क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट पे है। और एक चीज और देखिए, संक्रिया क्यों लगाई है मैंने, यहाँ देखिए एन है वो मेरा किसका एलिमेंट है, इस एन का एलिमेंट है। चूंकि एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है और विशिष्ट उपग्रुप होने से पहले क्या है, उपग्रुप है। और हमने उपग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो क्या होता है, जी का एरिक्त उपसमुच्चय होता है। यानी अगर बात करती हूँ तो एन है ये जी का क्या एरिक्त उपसमुच्चय है, तो अगर एन इस कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है तो वो जी को भी बिलोंग करेगा। और यानी ये एलिमेंट जी के भी है तो उस पर संक्रिया क्या दी, ओ दिए, तो मैंने उनके एलिमेंट के बीच में ये संक्रिया लगा दी। यहाँ देखिए जी एक ग्रुप है, ग्रुप की डेफिनेशन प्रतिलोम अवयव के नियम से जी इनवर्स इंटू जी, और तत्सम अवयव क्या हो जाएगा ई, और एन वन मिलेगा। और एन वन किसको बिलोंग कर गया, कैपिटल एन को बिलोंग कर गया। आइए आपको ये बात समझ में यहाँ पर। अब ये एन वन एन को बिलोंग कर गया सेट एन को, और ये किसके बराबर है, इस वैल्यूज के बराबर है, तो यानी ये किसको बिलोंग करेगी, कैपिटल एन को। तो अगर मेरा एन जी का विशिष्ट ग्रुप है तो प्रत्येक जी बिलोंग्स टू जी और एन बिलोंग्स टू एन के लिए जी इनवर्स एन जी बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्लियर है। यहाँ कुछ नहीं, ये जी का ग्रुप का एलिमेंट है, एन वन भी ग्रुप का एलिमेंट होगा क्योंकि एन उसका विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, तो वहां पर आप साहचर्यता की डेफिनेशन पहले, फिर प्रतिलोम अवयव के नियम से, फिर तत्सम अवयव के नियम से लगाई हमने।
अब हमने मान लिया कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n और g बिलोंग्स टू g के लिए ये कंडीशन सही है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, n को g का विशिष्ट ग्रुप प्रूफ करना होगा। यानी हमें प्रूफ करना होगा ng इज इक्वल टू gn। आई बात समझ में। और यहाँ पर चूंकि g तो ऑलरेडी एलिमेंट चल रहा है, तो मैं कोई भी एक एलिमेंट g का डिफाइन कर देती हूँ, तो मुझे प्रूफ करना होगा n a इज इक्वल टू an। यही जहां पर a किसका एलिमेंट होगा, g का एलिमेंट होगा। आगे बात समझ में। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n और g बिलोंग्स टू g के लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो मुझे प्रूफ करना है कि जो n है वो क्या है, g का विशिष्ट ग्रुप है। अब मैंने ग्रुप g का एक एलिमेंट मान लिया, वो क्या है, a है, a g का एलिमेंट है, ये कंडीशन प्रूफ है। तो a g की जगह a है, तो a इनवर्स n a किसको बिलोंग करेगा, n को बिलोंग करेगा, जहां स्मॉल n किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। क्लियर है। अब देखिए मुझे ये इस तरीके से कंडीशन एन ए को एन ए एन के बराबर प्रूफ करना है, तो मैं सबसे पहले एन ए को ले रही हूँ जिसका एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया, एन ए बिलोंग्स टू एन ए, जहां स्मॉल एन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को। ठीक है, क्योंकि ये मुझे सिर्फ प्रूफ करना है बराबर, तो मैं ये वाली कंडीशन लेके चल रही हूँ, एन ए बिलोंग्स टू एन ए। नाउ तत्समक अवयव के नियम से इसे लिख सकते हो, ई इंटू एन ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन ए। प्रतिलोम अवयव के नियम से ई की जगह लिख सकते हो ए इनवर्स एन ए, जो किसको बिलोंग कर रहा है, एन ए को। साचर्यता नियम से ए इंटू ए इनवर्स एन ए किसको बिलोंग कर रहा है, एन ए को। ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे मेरी ये थी जी इनवर्स एन जी बिलोंग्स टू एन, ये भी इसी तरीके से ए इनवर्स एन ए, मैंने इसको एलिमेंट मान लिया है n1 के बराबर, यानी ए इनवर्स एन ए बराबर n1, जो किसको बिलोंग करेगा, n को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है इस स्टेटमेंट से जो कि ट्रू है, किसको बिलोंग कर रही है, कैपिटल एन को बिलोंग कर रही है। ये मैंने ले लिया ए n1, ठीक है, किसको बिलोंग कर गया, एन ए को। अब यहाँ पर देखिए ए n1 इस फॉर्म में आया है, सॉरी ए n1, ठीक है, जहां n1 किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को। ये देखो इसी की तो फॉर्म से ए एन, मैंने यहीं पर तो इसे लिखा है कि ए n1, जहां n1 किसका एलिमेंट है, इस n का, यानी जो ये फॉर्म है ये इसी की तो फॉर्म है, तो यानी जो इस an का जो एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट हो गया, na में प्रेजेंट हो गया। तो जानी an का हर एक एलिमेंट अगर na में उपस्थित है, तो यानी ये an क्या है, na का उपसमुच्चय है। क्योंकि एक चीज है an के एलिमेंट को आप इसी तरीके से शो करोगे और इस na के एलिमेंट को इस तरीके से शो करोगे। आपका ये n1 बिलोंग्स टू na करके ये एलिमेंट किस फॉर्म का है, इस an की फॉर्म का है, यानी इसका हर एक एलिमेंट na में उपस्थित है, तो यानी an क्या है, मेरा na का उपसमुच्चय है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब मैंने मान लिया कि b इज इक्वल टू a इनवर्स, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट b ले लिया है जो कि j का ही एलिमेंट होगा, उसको मैंने a इनवर्स के बराबर मान लिया, तो b इनवर्स एन बी बिलोंग्स टू n इस स्टेटमेंट से। अब देखिए b इनवर्स एन बी, b की जगह क्या है मेरा, a इनवर्स है, तो a इनवर्स का होल इनवर्स एन a इनवर्स, ये आपको क्या मिल जाएगा, a मिलेगा, क्योंकि आपको पता है a इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, a के। a एंड a इनवर्स बिलोंग्स टू n। क्लियर है ये चीज। नाउ अब देखिए मैंने ये चीज तो आपकी प्रूफ कर दी थी एन ए की, अब मैं लेकर चल रही हूँ ए एन के लिए, तो जो ए एन के एलिमेंट लेके चलूंगी वो इसी तरीके से लेके चलूंगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो ए एन बिलोंग्स टू ए एन, जहां स्मॉल एन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को बिलोंग करेगा। नाउ वापस से तत्समक अवयव के नियम से इसे लिख सकते हो ए एन इंटू ई बिलोंग्स टू ए एन, ये वैल्यू जैसी चलेगी। प्रतिलोम अवयव के नियम से इस ई को क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स इंटू ए, और साचर्यता नियम से इसे क्या लिख सकते हो, ए एन ए इनवर्स इंटू ए बिलोंग्स टू ए एन। यहाँ देखिए ए की जगह अगर यहाँ से बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ए की जगह बी इनवर्स हो जाएगा। जब पुट करूंगी इसी तरीके का एलिमेंट मिलेगा, तो यानी ये किसको, ये मैंने बराबर किसके मान लिया, n2 के मान लिया है, तो n2 किसको बिलोंग करेगा, an। अब देखिए ये एलिमेंट किस फॉर्म का है, अगर मेरे पास इस तरीके का कोई सेट होता है, तो यानी इसको ये लिखती हूँ n है, तो ये n किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को, यानी इस तरीके का एलिमेंट है। आगे बात समझे, तो यानी n2 है, यानी na का हर एक एलिमेंट किस में उपस्थित होगा, an में, यानी na क्या है, an का उपसमुच्चय है। हमने कुछ नहीं किया, हमें डेफिनेशन प्रूफ करनी है एन जी इज इक्वल टू जी एन। यहाँ क्योंकि जी स्टेटमेंट में ऑलरेडी, इसलिए मैंने जी की जगह ए लेकर चल रही हूँ। आगे बात समझे, समीकरण 1 से ए एन उपसमुच्चय है एन ए का, समीकरण 2 से एन ए उपसमुच्चय है ए एन का। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों क्या हो गए, एन ए इज इक्वल टू ए एन, या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी मेरा एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है।
आगे बस में हमने कुछ नहीं किया है, बस एक चीज का ध्यान रखना, विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन आपकी ये थी एन जी इज इक्वल टू जी एन, जहां फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। चूंकि जी ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट में ले लिया इसलिए मैंने जी की जगह ए डिफाइन कर दिया, तो एन ए इज इक्वल टू ई एन। सबसे पहले मैं इस तरीके के एलिमेंट लेके चलती हूँ, इसके एलिमेंट किस तरीके के होंगे, इसी तरीके से होंगे, और इसके एलिमेंट किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे। आगे बात समझ में, ये चीज है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है कि एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है। नाउ नेक्स्ट देखिए थ्योरम, एक आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ग्रुप है और वो ग्रुप कैसा है, आबेली ग्रुप है, यानी क्रम विनिमय है। तो आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये रिजल्ट आप एक बार ध्यान में रखना। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, वो ग्रुप कैसा है, आबेली ग्रुप है, तो उसके जो भी उपग्रुप होंगे वो सारे ही कैसे होंगे, विशिष्ट उपग्रुप होंगे। और मुझे यही प्रूफ करना है कि आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो मैंने मान लिया कि जी क्या है, मेरा एक आबेली ग्रुप है, और एन क्या है, जी का उपग्रुप है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि एन क्या होगा, जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। आगे बस में नाउ देखिए, माना जी एक आबेली समूह है और एन जी का उपग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है कि एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो मैंने इस एन का एक एलिमेंट मान लिया स्मॉल एन, और जी ग्रुप जी का एक एलिमेंट मान लिया जी। एन आपने दो डेफिनेशन पढ़ी थी विशिष्ट उपग्रुप की, एक तो एन जी इज इक्वल टू जी एन, कैपिटल एन है सॉरी, जहां जी बिलोंग्स टू जी, और एक थी आपकी जी एक्स जी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एन, जहां जी बिलोंग्स टू जी और एक्स बिलोंग्स टू एन। मैं ये वाला प्रूफ करूंगी। देखिए अब तो मैं यही लेके चल रही हूँ जी एन जी इनवर्स। यहाँ एन किसका एलिमेंट है, एन का, और जी ग्रुप जी का एलिमेंट है। नाउ इसे लिख सकती हूँ जी एन जी इनवर्स। नाउ अब एक चीज और देखिए आपकी, सबसे पहले एन किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को, तो ये जी को भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने एन किया जी का उपग्रुप है, और अगर एन जी का उपग्रुप है तो यानी वो उसका उपसमुच्चय भी है, तो इस एन का हर एक एलिमेंट किस में उपस्थित होगा, जी में उपस्थित होगा। तो अगर स्मॉल एन कैपिटल एन का एलिमेंट है तो वो ग्रुप का भी एलिमेंट होगा, और मेरा ग्रुप कैसा है, आबेली ग्रुप है, तो यानी जी एन किसके बराबर हो गया, एन जी के बराबर हो गया। क्लियर नाउ, अब चूंकि ये तो सारे जी को बिलोंग करे, जी क्या एक ग्रुप है, और ग्रुप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो साहचर्यता नियम से आप इसे लिख सकते हो एन इंटू जी, जी इनवर्स। प्रतिलोम अवयव के नियम से ये क्या हो जाएगा, ई, और तत्समक अवयव के नियम से ये क्या हो गया, एन। अब देखिए एन किसका एलिमेंट था, इस एन का एलिमेंट था, यानी जो आपका जी एन जी इनवर्स किसके बराबर है, एन के बराबर, और ये एन किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, और ये इसके अगर एन इस कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है जो कि इसके बराबर है, तो जी एन जी इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एन को बिलोंग करेगा। तो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी और एन बिलोंग्स टू एन, यानी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी और एन बिलोंग्स टू एन के लिए जी एन जी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एन को बिलोंग कर गया। ये विशिष्ट ग्रुप की जो दूसरी डेफिनेशन थी उससे प्रूफ क्या है, यानी एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है। तो यानी आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। नेक्स्ट एक नोट है कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट ग्रुप होता है। आपने ये भी पढ़ लिया कि आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट ग्रुप होता है, और यही यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जो चक्रीय ग्रुप होता है, चक्रीय ग्रुप का भी प्रत्येक उपग्रुप कैसा होता है, विशिष्ट ग्रुप होता है। ये दोनों रिजल्ट है, आप लोग इनका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी की थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अगर आपको इसमें विशिष्ट उपग्रुप डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, थ्योरम समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। लेकिन मैं आपको पहले भी बोला था कि आपके पेपर ये पूरा थ्योरी का पेपर है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलेंगे, कंप्लीटली थ्योरी है, थ्योरम से भरी पड़ी 5 यूनिट में। तो इसे अच्छे से समझ के करना, क्योंकि आपके थ्योरम आपको ऐसे भी लगेंगे कि सिमिलर ही थ्योरम है, लेकिन वो सिमिलर नहीं होती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में होता है। तो थ्योरम्स को अच्छे से उसका स्टेटमेंट पढ़कर फिर आप लोग प्रूफ करना। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी।